इन लेक्चर्स में आपको केवल प्योर लर्निंग कंटेंट मिलेगा, कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई कमेंट्स नहीं, कोई कुछ नहीं। हेलो डियर लर्नर्स, अगर आप एसएससी एग्जाम जैसे कि सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश में और अच्छी अपनी तैयारी करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं इंग्लिश में अपने स्कोर को, उसके लिए आपको चिंता है। तो आपकी इस चिंता को दूर करने के लिए, आपकी तैयारी में आपकी मदद करने के लिए हम लेकर आ रहे हैं एसएससी अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश का एक रिकॉर्डेड बैच, जिसमें आपका ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब इन सबकी तैयारी करवाई जाएगी। अच्छी बात है कि इन लेक्चर्स में आपको केवल प्योर लर्निंग कंटेंट मिलेगा, कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई कमेंट्स नहीं, कोई कुछ नहीं, जिससे कि आपके टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो और कम समय में आप फोकस के साथ में अच्छी तैयारी कर पाए, अच्छा सीख पाए, जिससे कि आपके सिलेक्शन का सपना इस बार ही पूरा हो। तो ये क्लासेस आपको मिलेंगी रोज सुबह 9 बजे। तो हमसे जुड़ना ना भूलें, एसएससी अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल पर रोज सुबह 9 बजे। अच्छी तैयारी करें, अच्छा सीखें और अपने सपनों को पूरा करें। ऑल द बेस्ट डियर लर्नर्स। गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स। आ जाओ, पहले कुछ क्वेश्चंस हैं अच्छे अच्छे, इनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद में आपकी कहानी सुनेंगे। आ जाओ, पहला क्वेश्चन देखें सभी लोग। टू कास्ट शेप्स आईज एट समवन। टू कास्ट शेप्स आईज एट समवन, ये इडियम है, इसका मीनिंग बताना। टू कास्ट शेप्स आईज ऑन समवन। टू कास्ट शेप्स आईज ऑन समवन का मतलब क्या होता है? शीप होती है ना, भेड़, ठीक है। कास्ट का मतलब थ्रो, जैसे हमने वर्ब पढ़ी थे ना, कास्ट वर्ब के यूजेस पढ़े थे, प्रोजेक्ट करना, मोल्ड करना, थ्रो करना, ठीक है। तो यहाँ पे कास्ट का मतलब है थ्रो या प्रोजेक्ट करने वाला मीनिंग। वो कास्ट शीप्स आइज एट समवन का मतलब किसी को, मतलब शीप की नजरों से देखना, ठीक है। तो क्या मतलब होता है इसका, ये हमें समझना है। तो इसका मतलब होता है कि बहुत प्यार के साथ में और मतलब लालसा के साथ में किसी को देखना, ये आंसर है। टू कास्ट शेप्स आइज ऑफ समवन इडियम जो होता है बच्चे, इसका मतलब ये, ठीक है। यहां पर एक वर्ड लिखा है लॉन्जिंग, ठीक है। लविंगली तो सबको पता ही होगा, ठीक है। ये हो सकता है बच्चों को ना पता, तो इसका मतलब मैं आंसर आपको बता देता हूं। देखो, लॉन्ग जो वर्ड होता है ना, ये एक तो एडजेक्टिव होता है, ठीक है। उसके अलावा जो लॉन्ग वर्ड होता है ये वर्ब भी होता है। जब ये वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है टू डिजायर, विश, यर्न, ठीक है। मतलब लॉन्जिंग का मतलब बड़ी लालसा के साथ में, कि मतलब किसी को बहुत प्यार के साथ में देखना, ठीक है, चाहने की इच्छा रखते हुए देखना, इसको कहते हैं टू कास्ट शेप्स आइज ऑन समवन। ये मतलब ध्यान रखना। देखो अगला, ही वॉज सीन बाई हिज अनरूली पेयर्स एज अ कुकू इन द नेस्ट। कुकू, कुकू का आंसर बताइए। कुकू, अ कुकू इन द नेस्ट इडियम का मतलब क्या होता है? अ कुकू इन द नेस्ट का मतलब होता है कोई ऐसा, ठीक है, जो अनवाइट मतलब अनइनवाइटेड है, अनवांटेड है किसी जगह पर, मतलब वो है वहां पर लेकिन वहां पर उसको कोई, किसी ने इनवाइट नहीं करा है, उसको वहां पे कोई चाहता नहीं। अ यूजलेस पर्सन, a harmless person who can never do any damage, a clever person, someone part of a group of people were different from it. Someone part of a group of people but different from it. कोई एक ऐसा पर्सन जो किसी ऐसे ग्रुप का पार्ट तो है, किसी ग्रुप का पार्ट है, लेकिन वो उससे डिफरेंट है। अब मान लो कोई एक क्लास है, इसका मतलब समझ लेना, हमेशा याद रहेगा, भूलोगे नहीं। मान लो कोई एक ऐसा क्लास है और उस क्लास में 20 बच्चे हैं, 20 बच्चे की क्लास में एक ही सेक्शन में पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो दोस्त है। अब वो उनमें से एक कोई ऐसा बच्चा है जो सीधा साधा है, बाकी सभी उद्यमी किस्म के हैं। तो वो जो सीधा साधा है ना, वो कुकू इन द नेस्ट हो गया, मतलब जो बाकी मेंबर्स से अलग है।
तो अ कुकू इन द नेस्ट कहते हैं किसी ऐसे पर्सन को जो किसी जिस ग्रुप में है लेकिन उस ग्रुप से वो डिफरेंट है, उसका बिहेवियर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स उनसे मैच नहीं करते, अलग है। ठीक है, अब मैं आपको इसकी एक मतलब और रेफरेंस देता हूं, सबको समझ में आ गया होगा लेकिन फिर भी ऐसे बता देता हूं, ध्यान रखेंगे। आप लोगों ने कोयल के बारे में सुना होगा कि कोयल जो होती है वो अपने अंडे किसके घोंसले में रख देती है, बताना एक बार। कोयल जो होती है, कुक्कू, कोयल को कुक्कू कहते हैं इंग्लिश में। कोयल जो होती है वो अपने अंडे किसके घोंसले में रख देती है? मतलब एक्चुअल में ऐसा होता है नहीं होता, फैक्चुअली मुझे नहीं पता है, बट जो किताबों में थोड़ा बहुत पढ़ा, ठीक है, साहित्य में, कौवे के, कोयल जो होती है ना वो अपने बच्चों को खुद नहीं पालती, वो क्या कर देती है, कौवे के घोंसले में रख देती है अपने बच्चे। और कौवा जो होता है वो अपने बच्चों, अपने अंडों के साथ में कोयल के अंडों को भी पालता है, उसे पता नहीं होता ये कुक्कू के अंडे हैं। ठीक है, तो उसके बच्चे वहां पे पल जाते हैं। अब वो जो अंडे हैच होते हैं, ठीक है, तो उनमें से क्या होता है, जो कोयल के अंडे होते हैं उनमें से कोयल के बच्चे निकलते हैं। ठीक, अब वो है तो उसी झुंड का पार्ट, ठीक है, लेकिन वो है उनसे डिफरेंट। भाई कौवे और कोयल में डिफरेंस होता है ना, दोनों कायल होते हैं, मतलब दोनों काले होते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन अंतर तो होता ही है। ठीक, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, अकुकू इन द नेस्ट। अकुकू इन द नेस्ट का मतलब जैसे कोयल ने अपना अंडा जो है वो कौवे के अंडों के बीच में रख दिया, तो अब जब वो अंडे हैच करेंगे तो उनमें से जो मतलब कोयल का अंडा है उसमें से कोयल कुकू निकलेगा, बाकी में से क्रो निकलेंगे, तो उसको कहते हैं कुकू इन द नेस्ट, जो मतलब किसी ग्रुप का पार्ट है लेकिन है उससे डिफरेंट। अगला देखो, द फियर ऑफ डॉक्टर्स, कैकोफोबिया नहीं, कैकोफोबिया होता है फियर ऑफ अगलीनेस, फियर ऑफ बीइंग अगली। कोई पर्सन हो उसको इस चीज का डर हो कि अरे मैं बहुत बदसूरत हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा, ठीक है, तो उसको कहते हैं कैकोफोबिया। बैथोफोबिया होता है डेप्थ, गहराई का डर। ठीक, बिब्लोफोबिया होता है बुक्स का डर, और हमारा आंसर है आइट्रोफोबिया। ये एल नहीं है, ये आई है, ध्यान रखेंगे सारे बच्चे, ये जो लिखा ना ए से पहले ये आई है, आइट्रोफोबिया। आइट्रोफोबिया इज द फियर ऑफ डॉक्टर्स, तो डॉक्टर्स के फियर को कहते हैं आइट्रोफोबिया। ठीक, अब जैसे हमने ये फाइव फोबिया डिस्कस किया ना, एक दो मैं कॉमन वर्ड्स लिख रहा हूं यहां पर, जिसको आंसर पता हूं बताएं। एक मैंने लिखा एक्रोफोबिया, एक हमने लिखा नेक्रोफोबिया, एक हमने लिखा थैनाटोफोबिया, एक हमने लिखा क्लास्ट्रोफोबिया, ठीक है, एक हमने लिखा अरैक्नोफोबिया, ठीक है, एक हमने लिखा मोनोफोबिया, ठीक है, ये कुछ कॉमन फोबियाज हैं। एक हमने लिखा अर्गोफोबिया, एक हमने लिखा एगोराफोबिया, चलो अब इनके, इनमें से देखो कोई ऐसे फोबियाज हैं जिनके मीनिंग आप जानते हो? ठीक है, देखो, एक्रोफोबिया, मैं पढ़ देता हूं, स्पेलिंग ध्यान से सुनना। एक्रोफोबिया, नेक्रोफोबिया, थैनेटोफोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया, अरैक्नोफोबिया, मोनोफोबिया, अर्गोफोबिया, अगोराफोबिया। एक और लिख देता हूं, जगह है ना और मुझे याद भी आ रहा है। नाइन्थ, ट्रिस्काइडेकाफोबिया। तो ये जो हमने फोबियाज लिखे, देखो तो एक बार किस मतलब इन फोबियाज का मतलब क्या होता है। फोबिया का मतलब तो फियर होता है, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, जैसे फोबिया वर्ड है सारे बच्चे जानते भी होंगे। फोबिया का मतलब अब नॉर्मल फियर।
एक तो होता है नेचुरल डर कि भाई मान लो कोई पर्सन है, ठीक है, उसने देखा कि उसकी तरफ कोई एक शेर है भागता हुआ आ रहा है, तो डर जाएगा आदमी, कोई भी डर जाएगा। अब कोई कहे कि नहीं मैं नहीं डरूंगा, तो या तो पागल आदमी है या फिर झूठ बोल रहा है। तो फोबिया का मतलब एक मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसमें कोई पर्सन किसी चीज से या किसी सिचुएशन से अब नॉर्मली डरने लगता है, ठीक है। अब जैसे यहां पे हमने ये कुछ फोबियाज लिखे हैं, तो सबसे पहला है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया है फियर ऑफ हाइट्स, ये है फियर ऑफ हाइट्स, ऊंचाई से डर। कोई पर्सन ऐसा जिसको ऊंची जगह पे जाने से डर लगता है, वो तीसरी चौथी पांचवी मंजिल पे घर नहीं लेगा, लिफ्ट से ऊपर नहीं मॉल में जाएगा, जो भी खरीदारी करनी है उसको वो ग्राउंड फ्लोर पर ही कर लेगा, ग्राउंड फ्लोर पर या बेसमेंट में खरीदारी करके वहीं की दुकानों से वापस चला जाएगा, थर्ड फ्लोर पे जाना तो वो जाएगा ही नहीं, ठीक। फिर आ गया नेक्रोफोबिया। नेक्रोफोबिया हो गया द फियर ऑफ द डेड। द डेड का मतलब मृत, जैसे जो मरे हुए जानवर हैं या मरे हुए इंसान हैं, ठीक है, उनसे मतलब अब नॉर्मल फियर होना, ठीक है, तो उसको कहते हैं नेक्रोफोबिया। फिर आ गया थैनाटोफोबिया, फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का डर। अब मौत से तो खैर क्या ही डरना, ठीक है, अब बच तो सकते नहीं, मौत से डरोगे तो पूरी जिंदगी डर डर के ही कटेगी। थैनाटोफोबिया का मतलब है फियर ऑफ डेथ। तुम में से ज्यादातर बच्चों ने मूवी देखी होगी, नहीं देखी होगी तो जानते होंगे, ये नाम कौन कौन जानता है? थैनोस। आप में से कौन कौन लोग थैनोस का मतलब जानते हैं कि थैनोस कौन था? कौन कौन जानता है थैनोस को? थैनोस विलेन। तो थैनोस जो था वो था गॉड ऑफ डेथ। थैनोस क्या था? गॉड ऑफ डेथ, मौत का देवता, ठीक है, वो था गॉड ऑफ डेथ, ठीक है। एंड का मूवी बनी, वो लास्ट में डायलॉग मारता है जब वो गॉन्टलेट ले लेता है उनसे, अवेंजर्स से, तो वो हाँ डायलॉग क्या मारता है लास्ट में? आई एम इनएविटेबल। मैं आई एम इनएविटेबल का मतलब मैं अटल हूं, मुझे टाला नहीं जा सकता, क्योंकि वो मौत का देवता होता है, मौत होता है, तो मौत को टाला नहीं जा सकता, मौत से बचा नहीं जा सकता, ठीक है। तो वो ऐसे कहता है आई एम इनएविटेबल, ठीक। फिर आयरन मैन ले लेता है उससे गॉन्टलेट, वो कहता है आई एम आयरन मैन, ठीक है। तो थैन का मतलब डेथ है, थैनोस हो गया, थैनोटोफोबिया, ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो थैनोटोफोबिया का मतलब है फियर ऑफ डेथ। अगला देखो, क्लॉस्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस। गांव देहात के लोग होते हैं ना, उनको शहर में लेकर आओ, मेरे दादाजी आजकल है मेरे साथ में, ठीक है, तो उनको ना बंद जगह पे उनकी दम निकलती है। अब गांव में तो क्या होता है, खुले में रहते हैं भाई सब, ठीक है, बड़े बूढ़े वैसे भी अपने ज्यादातर समय जो होते हैं चौपाल पे रहते हैं या खेतों में या बाग में रहते हैं, ठीक है। शहर में आते हैं तो यहाँ पे क्लोज्ड स्पेसेस होते हैं, बंद बंद बिल्डिंगें होती हैं, कमरे होते हैं घर में, उनमें रहना पड़ता है, उनकी दम निकलती है, उनको डर लगता है, ठीक है। तो ये हो गया क्लोज्ड स्पेसेस का डर, थैनोटोफोबिया, सॉरी क्लॉस्ट्रोफोबिया। तो क्लॉस्ट्रोफोबिया का मतलब बंद जगह से डर, ठीक। अगला आ गया अरेक्नोफोबिया, फियर ऑफ स्पाइडर्स, ठीक है, स्पाइडर्स के डर को कहते हैं अरेक्नोफोबिया। मोनोफोबिया हो गया फियर ऑफ बीइंग अलोन या लोनली, बीइंग अलोन, ठीक है, कोई पर्सन है उसको अकेले या मतलब लोनली होने का डर। मोनो का मतलब वन होता है ना, उसी से आप रिलेट कर सकते हो। अर्गोफोबिया हो गया फियर ऑफ वर्क, काम का डर, किसी पर्सन को कोई काम दे दिया गया कि तुम्हें आज करना है, बस उसके हाथ पर फूल गए, ठीक है, तो ये हो गया अर्गोफोबिया। कोई बच्चा बताता है कि कोई बच्चा बता सकता है कि उसने इससे पहले कभी अर्ग वर्ड सुना, और कोई बता पाइए क्या होता है अर्ग? क्या कोई बच्चा बता सकता है कि अर्ग वर्ग उसने अर्ग अर्ग जो वर्ड है उसने पहले कभी सुना या पढ़ा हो, और उसका मीनिंग बताए? अगर किसी ने सुना पढ़ा हो तो अर्ग का मतलब क्या होता है, कोई भी बताए। अर्ग जो वर्ड होता है बच्चे, इसका क्या मीनिंग होता है, एक बार सभी लोग बताएं। वर्क की यूनिट, साइंस में आपने पढ़ा होगा यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है, तो आप उसी से रिलेट कर सकते हो। अर्गोफोबिया हो गया फियर ऑफ वर्क। फिर आ गया अगोराफोबिया, ओपन स्पेसेस,
अब कोई पर्सन ऐसा है जिसको बंद जगह पे डर लगता है, कोई पर्सन ऐसा है उसको खुली जगह पे डर लगता है। वो खुले में रहता है तो वो डरता है कि कोई हम पे अटैक ना कर दे, ठीक है, कोई गोली ना मार दे, कोई जानवर ना आके अटैक कर दे, ठीक है। तो वो हो गया अगोराफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया और अगोराफोबिया एंटोनिम्स हो गए। ट्रिस्काइडेकाफोबिया, फियर ऑफ द नंबर 13। बहुत से लोग होते हैं ना 13 नंबर को उनको डर बैठा होता है। अगला देखिए, वन हु स्टडीज द पैटर्न ऑफ वोटिंग इन इलेक्शंस। जैसे इलेक्शंस होते हैं, चुनाव होते हैं, तो चुनाव के समय आपने देखा होगा टीवी पे आते हैं विश्लेषक लोग, वोटिंग का मतलब जो पैटर्न होता है उसकी स्टडी करके बताते हैं कि किसको कितने वोट मिलेंगे, कौन किस इलाके में ज्यादा भारी है, कौन किस इलाके में कमजोर है, ऐसा। तो उसे क्या कहते हैं? सिफोलॉजिस्ट। हाँ सही है, उसे कहते हैं सिफोलॉजिस्ट। लेक्सिकोग्राफर कौन होता है? वन हू राइट्स डिक्शनरीज। वन हू राइट्स डिक्शनरीज वो होता है लेक्सिकोग्राफर, ठीक है। कार्टोग्राफर कौन होता है? वन हु प्रिपेयर मैप्स, मैप्स बनाने वाला। एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होता है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होता है? ह्यूमंस की स्टडी करता है। एंथ्रो का मतलब ह्यूमन, ठीक है। एंड्रो का मतलब ह्यूमन भी होता है, जैसे एंड्रॉइड होते हैं, ठीक है। तो जो एंड्रॉइड फोन्स होते हैं, तो एंड्रॉइड का मतलब ह्यूमन लाइक, एंड्रो का मतलब ह्यूमन लाइक होता है, एंथ्रो का मतलब ह्यूमन होता है, ठीक है। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो होता है जो स्टडी करता है ह्यूमंस की, ठीक है, कि हम ह्यूमंस एनिमल से किस तरीके से अलग हैं, किस तरीके से डिफरेंट हैं, तो उसको एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहा जाता है। चलिए ये हो गया। फिर यहां पे आ गए आपके कुछ पीक्यूआरएस। सभी लोग अपने आप करो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। एक बार सभी लोग पढ़िए पूरा डिटेल में, पढ़ने के बाद में देखिए इसको कि क्या सीक्वेंस हमें सेट करना चाहिए, अपने आप आंसर करिए, फिर हम डिस्कस कर लेंगे। There are some places that experience heavy rains throughout the year. So the local administration should take steps to provide a proper drainage to clear the stagnant water. If water stagnates on the roadsides, it leads to the spread of diseases. Additionally, measures should be taken to spray disinfectants. In such places, people adapt themselves to moist weather. By taking such steps, spread of diseases can be checked. देखो वही हिंट्स ढूंढने में, तो ये जो हमने फर्स्ट पार्ट लिखा है ना, इसके बाद आप ध्यान से देखिए, आएगा एस। जैसे हमने लिखा देयर आर सम प्लेसेस, कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां पर हैवी रेन्स होती हैं पूरे साल, ठीक है। इन सच प्लेसेस, ऐसी जगहों पर, कैसी जगह? जहां पर बारिश होती है साल भर, ठीक है। पीपल अडेप्ट देमसेल्व्स टू मॉइस्ट वेदर, लोग अपने को इस तरीके से ढाल लेते हैं मॉइस्ट वेदर के अकॉर्डिंग। तो एस से शुरुआत होगी, एस से शुरुआत वाला एक ही ऑप्शन है, तो पहले आएगा एस। इन सच प्लेसेस, ऐसी जगहों पर, कैसी जगह? जहां पर बारिश होती है साल भर। पीपल अडेप्ट देमसेल्व्स टू मॉइस्ट वेदर, ये आ गया। फिर उसका देंगे क्यों। इफ वाटर स्टेगनेट्स ऑन द रोड्स इट लीड्स टू द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस, अगर पानी जो है वो रोड्स पर जमा रहे, स्टेगनेट का मतलब जमा हो जाना, तो इट लीड्स टू द स्प्रेड ऑफ डिजीज, तो उससे बीमारियां फैलती हैं, क्यों आ गया। फिर उसका बाद पी आ जाएगा। So the local administration should take steps to provide a proper drainage system to clear the stagnant water. तो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, म्यूनिसिपैलिटी वगैरह, उनको ऐसे प्रॉपर स्टेप्स लेने चाहिए कि वो जो जमा पानी है उसको निकालने, पानी जो जमा हो जाता है रोड पर उसको निकालने के लिए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हो। अब फिर उसके बाद में आ जाएगा एडिशनली, और इसके अलावा पानी के लिए ड्रेनेज सिस्टम तो बनाना ही चाहिए, इसके अलावा एडिशनली मेजर्स शुड बी टेकन टू स्टेप डिसइंफेक्टेंट, मतलब इस चीज के भी प्रयास करने चाहिए कि जो डिसइंफेक्टेंट है, ठीक है, मतलब वायरस को और बैक्टीरिया को किल करने वाली डिसइंफेक्टेंट दवाएं हैं, उनका स्प्रे किया जाए जिससे कि बीमारियां कम फैले, ठीक है। तो ये सही हो गया। अगला देखो, शी वॉज एन ओल्ड वुमेन विद अ लार्ज पर्स दैट हैड एवरीथिंग इन इट. It was about 11 o'clock at night. It had a long strap. She carried it along her shoulder. A boy ran up behind her. He tried to snatch her purse. आसान है, बता दो। अब देखो यहां पर जो एस था वो फर्स्ट के बाद ही आना था, तो यहां पर फर्स्ट के बाद में एस ही आ सकता था। यहां पे 6 से पहले एस ही आ सकता है, नहीं क्या कर दिया, 6 से पहले एस, हाँ ठीक है, 6 से पहले एस।
अब जैसे एस पार्ट में लिखा ना, बॉय रैन अप बिहाइंड हर, एक लड़का उसके पीछे भागा। अब फिर वो जो बॉय है उसके लिए हमने ही प्रोनाउन यूज किया है, जो 6th पार्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। ही ट्राइड टू स्नेच हर पर्स, उसने उसका पर्स छीनने की कोशिश की, तो लास्ट में एस आएगा। अब यहाँ पे लास्ट में एस दे रखा है और यहाँ पे लास्ट में एस दे रखा है, तो ये दोनों तो गलत हो गए। अब या तो ए सही या फिर सी सही। ए में शुरुआत हो रही है पी से और सी में शुरुआत हो रही है क्यू से। अब हमें देखना है हम शुरुआत क्यू से करें या पी से करें, ठीक है। तो आज आप पढ़ लेते हैं। पी में लिखा हुआ इट वॉज अबाउट 11 o'clock एट नाइट, इससे तो खैर नहीं होगी। क्यू में लिखा हुआ है इट हैड अ लॉन्ग स्ट्रैप, इट का मतलब बैग, जो उसके पास एक लार्ज पर्स था, उस पर्स में सब कुछ था और उसमें एक लॉन्ग स्ट्रैप थी, तो आंसर इसी यही होगा। तो सी ऑप्शन आंसर है। सी ऑप्शन आंसर हमने क्यों टिक किया, समझ में आ गया ना? इसलिए क्योंकि जो हमने क्यू लिखा है उसमें क्यू में प्रोनाउन यूज हुआ इट, ध्यान से देखो, लिखा ना इट हैड अ लॉन्ग स्ट्रैप, तो वो जो इट प्रोनाउन हमने यूज किया वो इट प्रोनाउन यूज हुआ है पर्स के लिए, तो पहले वो पूरा सीक्वेंस फुलफिल होगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा सी आंसर होगा। Once upon a time there was a little man, some people called him Rabbi. He walked like a rabbit. His face and hands were brown. That is why people called him Brownie. His real name was Thomas Cook, though he never cooked anything. ये भी इजी है, वैसे हिंट बहुत आसानी से मिल जाएगा। इसमें हमने लिखा दैट इज वाई पीपल कॉल्ड हिम ब्राउनी, इसीलिए लोग उसको ब्राउनी कहते थे, तो ये रीजन है। अब किस चीज का रीजन है? आर का। तो अब ध्यान से देखो, आर और एस में ये सीक्वेंस बनेगा कि जो एस है वो आर के बाद आएगा। आर में लिखा हुआ हिज फेस एंड हैंड्स वर ब्राउन, उसके फेस और हैंड्स जो थे वो ब्राउन थे, ठीक है। दैट इज वाई पीपल कॉल्ड हिम ब्राउनी, इसीलिए लोग उसको ब्राउनी कहते। तो आर के बाद में एस आएगा। हम देखें कितने ऑप्शन है जिनमें आर के बाद में एस दे रखा, इसमें नहीं दे रखा। इसमें एस के बाद में आर दे रखा, लेकिन आर के बाद में एस होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग एक ये छोटा सा अनसीन पैसेज है, इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो सभी लोग एक काम करें, ये जो अनसीन पैसेज है इसको आप पढ़िए, पढ़कर अपने आप समझिए, फिर हम लोग साथ में पढ़ेंगे। फिर इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। पैसेज इतना सही है, बस जितना आपको दिख रहा है इतना ही है पैसेज, आगे क्वेश्चन है, पैसेज इतना ही है। एक बार मैं कंफर्म कर लूं, हाँ बस इतना ही है। तो ये आपके सामने एक छोटा सा अनसीन पैसेज है, इस पैसेज को सभी लोग पढ़ें, अब फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। पढ़ो सभी लोग, टाइम निकल के पढ़कर अपने आप समझने की कोशिश करो कि जो पढ़ रहे हो इसका मतलब क्या है। फिर मैं पढ़ूंगा साथ में और बता दूंगा मीनिंग क्या है, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले बार अपने आप पढ़ के समझो। नेक्स्ट पेज नहीं है बच्चे, बस इतना ही है, अनसीन पैसेज इतना ही है, इसके बाद क्वेश्चन है। अजब कुछ समझ में नहीं आ रहा, तभी तो कह रहा हूं समझने की कोशिश करो। आ जाओ पढ़ते हैं, देखो साथ साथ में पढ़ना। फेलियर एंड सक्सेस आर द गो ऑफ लाइफ, ठीक है। सफलता और असफलता जीवन का चक्र है, मतलब ये जीवन में चलते रहते हैं, जीवन ऐसे ही चलता है, ठीक। Constant efforts despite initial setbacks have brought us from the chrysalis of failure into the bright opportunity of triumph. अब हम कह रहे हैं जो हमारे निरंतर प्रयास हैं, कांस्टेंट एफर्ट्स का मतलब निरंतर प्रयास, लगातार किए जाने वाले प्रयास जो हैं, डिस्पाइट इनिशियल सेटबैक्स, ठीक है, इनिशियल सेटबैक्स के बावजूद। सेटबैक्स का मतलब होता है असफलता। मान लो हमने कोई काम शुरू किया और शुरू में ही हमें असफलता हो गई, फेल हो गया पहले प्रोजेक्ट, लेकिन उसके बावजूद भी जो हम लगातार प्रयास करते रहते हैं, तो वो जो हमारे प्रयास हैं वो हमें लेकर आए हैं, कहां से लेकर आए हैं? फ्रॉम द क्रिसलिस ऑफ फेलियर इनटू द ब्राइट अपॉर्चुनिटी ऑफ ट्रायम्फ, ठीक। क्रिसलिस ऑफ फेलियर का मतलब क्या समझिए। क्रिसलिस जो होता है ना, वो आप लोगों ने बायो वगैरह में पढ़ा होगा, तो जैसे जो तितली होती है, तितली जिस समय प्यूपा स्टेज से पहले वाली जो स्टेज होती है जिसमें वो ककून के अंदर बंद होती है, उसको क्रिसलिस कहते हैं। तो उस अवस्था को ना यहाँ पे कहा जा रहा है फेलियर, क्रिसलिस ऑफ फेलियर। तो वहां से हमें कहां तक लेकर आए हैं हमारे कांस्टेंट एफर्ट्स? ब्राइट अपॉर्चुनिटी ऑफ ट्रायम्फ, विजय। ट्रायम्फ का मतलब होता है विजय, ठीक है। और जो हमारी जीत की मतलब ब्राइट अपॉर्चुनिटीज हैं, ब्राइट अवसर हैं, जहां पर हम जीत सकते हैं, जहां पर हमारी जीत होती है, ऐसी अपॉर्चुनिटीज तक हम कैसे पहुंचते हैं? हार से लेकर जीतने की अवसर तक हम कैसे पहुंच पाते हैं? कांस्टेंट एफर्ट से, लगातार प्रयास करते रहने से, इनिशियल सेटबैक्स के बावजूद। मान लो हम शुरुआत में अगर असफल भी हो जाएं तब भी हम प्रयास करना बंद नहीं करते, निरंतर प्रयास करते रहते हैं, और फिर उन लगातार प्रयासों की मदद से ही हम असफलता के क्रिसलिस से विजय की
जो मतलब ब्राइट अपॉर्चुनिटीज है वहां तक हम पहुंचते हैं। ठीक है, जैसे तितली होती है, तितली ककोन में होती है पैक, ठीक है, फिर वो जब पैक होती है, जिस अवस्था में होती है ककोन के अंदर, उसको क्रिसलिस कहा जा रहा है। तो उसमें वो खुद को छुड़ाने के लिए, तोड़ने के लिए प्रयास करती है उससे, लेकिन नहीं निकल पाती। ठीक है, लेकिन वो प्रयास करती रहती है, प्रयास करती रहती है। जब वो काफी मजबूत हो जाती है और उसका क्रिसलिस स्ट्रांग हो जाता है, तो फिर तोड़ के बाहर निकलती है और एक सुंदर सी तितली बन के उड़ती है। ठीक है, लेकिन वो कब संभव हो पाता है? जब वो लगातार प्रयास करती रहती है। अगर वो प्रयास ना करे, ठीक है, तो फिर वो ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, नहीं, इडियम नहीं है, इडियम नहीं कहेंगे इसे, फिगर ऑफ स्पीच मान लीजिए। द कंक्वेस्ट ऑफ एवरेस्ट इज अ फिटिंग एग्जाम्पल। फिटिंग का मतलब अप्रोप्रिएट। ठीक है, और कंक्वेस्ट ऑफ एवरेस्ट, जो एवरेस्ट की विजय है, एवरेस्ट तो सबको ही पता है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, और कंक्वेस्ट का मतलब होता है विजय। जो इंसान ने एवरेस्ट पर विजय पाई, वो इस चीज का बड़ा ही सटीक एग्जाम्पल है, फिटिंग एकदम से एग्जाम्पल है। हमें पता है कि जो माउंट एवरेस्ट है वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और उस पर चढ़ना कोई आसान नहीं है, वहां कोई सीढ़ियां नहीं बनी, कोई सीधा रास्ता नहीं है, वहां पे दर्रे हैं, खाई हैं, बहुत खराब मौसम होता है, तेज हवाएं चलती हैं, माइनस में टेम्परेचर है। ठीक है, थोड़ा सा दाएं बाएं हो जाओ तो मतलब हजारों फीट गहरी खाई में चले जाओगे, कोई निकाल भी नहीं पाएगा। तो इतना वहां पे विपरीत परिस्थितियां हैं, लेकिन फिर भी इंसान ने उस पर विजय पाई, इंसान पहुंचा एवरेस्ट की चोटी तक। ठीक है, तो ये जो एवरेस्ट विजय है, ये इसका एक फिटिंग एग्जांपल है किस चीज का? कि निरंतर प्रयास करते रहने से हम असफलता से सफलता तक पहुंचते हैं। सक्सेस इल्यूडेड मैन फॉर नियरली 25 ईयर्स। इल्यूडेड का मतलब होता है अवॉइडेड, एस्केप। ठीक, जब मनुष्य ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का प्रयास करना शुरू किया, ठीक है, तो 25 सालों तक उसको सफलता नहीं मिली। सक्सेस इल्यूडेड मैन, सक्सेस इल्यूडेड का मतलब सक्सेस एस्केप्ड मैन, सक्सेस अवॉइडेड मैन फॉर नियरली 25 ईयर्स। 25 साल तक मतलब लोग प्रयास करते रहे, लेकिन वो एवरेस्ट की पीक तक पहुंच नहीं पाए। ठीक, द लीडर्स ऑफ एन अनसक्सेसफुल एक्सपेडिशन स्टेटेड। ठीक है, कोई एक मतलब असफल एक्सपेडिशन, एक्सपेडिशन का मतलब प्रयास, जो लोग जाते हैं ना उसको, पूरी प्रक्रिया को, उसको मतलब कैंपेन को एक्सपेडिशन कहा जाता है। तो एक अनसक्सेसफुल, असफल कैंपेन के लीडर्स जो थे, उन्होंने कहा, क्या कहा? एवरेस्ट कैन नॉट एड टू इट्स हाइट। एवरेस्ट की जितनी हाइट है इतनी रहेगी, इसकी तो बढ़ नहीं सकती। तो इसमें क्या है कि एक असफल एक्सपेडिशन के लीडर ने कहा था, एवरेस्ट कैन नॉट एड टू इट्स हाइट, कि एवरेस्ट जो है ये तो अपनी ऊंचाई बढ़ा नहीं सकता, ये जितना है इतना ही रहेगा। बट स्पिरिट ऑफ मैन हाइटन्स इवन अंडर रिपल्स। लेकिन जो इंसान है, मनुष्य है, ठीक है, उसकी जो स्पिरिट है, उसका जो जोश है, ठीक है, वो बढ़ता रहता है इवन अंडर रिपल्स। रिपल्स का मतलब अगर आप उसको दबाएंगे, ठीक है, रिपल्स करेंगे, तब भी वो उसका बढ़ता रहता है। मतलब हम असफल हुए हैं, लेकिन हमारी स्पिरिट जो है ना, जोश जो है, वो और बढ़ गया अब जीतने का। अगर हम हारे हैं तो अब हम और ज्यादा कोशिश करेंगे। तो असफल एक एक्सपेडिशन था, उसके लीडर ने ये बात कही थी कि एवरेस्ट तो अपनी हाइट नहीं बढ़ा सकता, ये तो जितना है इतना ही रहेगा। लेकिन इंसान जो है ना, वो असफल होने के बाद भी, रिपल्स होने के बाद भी उसका जोश बढ़ता है। ठीक है, मतलब वो ये था कि हम हार नहीं मानेंगे, कोशिश करते रहेंगे। ठीक है, सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट का मतलब फॉलोइंग, बाद में होने वाले। सब्सिक्वेंट कॉन्क्वेस्ट ऑफ एवरेस्ट हैज प्रूव्ड द ट्रूथ ऑफ दिस। और उसके बाद में, ठीक है, जो एवरेस्ट पे विजय पाई, तेंजिंग नॉर्गे, एडमंड हिलेरी, आपको पता होगा सबसे पहले एवरेस्ट पे पहुंचने वाले लोग कौन थे? न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग नॉर्गे। ठीक है, तो सब्सिक्वेंट कंक्वेस्ट ऑफ एवरेस्ट हैज प्रूव्ड द ट्रूथ ऑफ दिस। और ये बात जो उस लीडर ने कही थी, उसको सही साबित किया बाद में जो एवरेस्ट पे विजय प्राप्त की गई उसके द्वारा। ठीक है, कि आखिरकार इंसान ने एवरेस्ट पे विजय पा ली। ठीक, 25 साल लगातार असफल होते रहे इंसान, लेकिन फाइनली पहुंच ही गए। इंडीड, वास्तव में, every newborn day is in itself an opportunity teeming with splendid chances for those who are alert, wide awake and aspiring. वास्तविकता यह है कि हर नया दिन जो है वो खुद में हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है। कैसा अवसर? टीमिंग विद स्प्लेंडेड चांसेस, फुल ऑफ, टीमिंग विद का मतलब फुल ऑफ, फुल ऑफ स्प्लेंडेड चांसेस, जिसमें मतलब
शानदार मौके हैं। किस चीज के लिए मौके हैं? फॉर दोज हु आर अलर्ट, उन लोगों के लिए जो अलर्ट हैं, सतर्क हैं, वाइड अवेक हैं, जगे हुए हैं, जागरूक हैं, और एस्पायरिंग का मतलब महत्वाकांक्षी हैं, कुछ पाना चाहते हैं। तो यहां पे लेखक कह रहा है कि हर दिन जो है वो एक नया कुछ करने का अवसर है उन लोगों के लिए जो सतर्क हैं, ठीक है, जागृत हैं, जगे हुए हैं। जगे हुए का मतलब होश में है, जिनको जानकारी प्रॉपर है क्या करना है क्या नहीं करना है, और जो एस्पायरिंग है और जो कुछ करना चाहते हैं, जो महत्वाकांक्षी हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हर दिन नया एक अवसर लेकर आता है कुछ जिंदगी में बेहतर करने का, अपने निशान छोड़ने का। ये ठीक है। चलो, अब हमने ये पढ़ लिया, मुझे लगता है थोड़ा बहुत समझ में भी आ गया होगा। अभी जो मैंने आपको इसके मीनिंग बताए, समझाए हैं पैसेज के, इसके बावजूद भी अगर कुछ समझ में नहीं आया है, कुछ पूछना चाहते हो तो 1 मिनट का टाइम है, पूछ लो, फिर हम लोग इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आ जाओ, यहां पे आ जाओ। अब हमने पैसेज पढ़ा था, उस पैसेज पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर करने हैं सभी लोग। चलो आ जाओ, जल्दी से कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू द राइटर द कंक्वेस्ट ऑफ एवरेस्ट प्रूव्स दैट। कंक्वेस्ट ऑफ एवरेस्ट जो है, जो एवरेस्ट विजय है, वो साबित करती है। क्या साबित करती है? राइटर के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग नहीं, लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द राइटर। The spirit of man heightens under demanding circumstances. Man can attain the unattainable. Success is not always elusive. Everest cannot add to its heights. तो एवरेस्ट की विजय जो है उसके थ्रू क्या साबित करना चाहता है हमारा राइटर? जल्दी से बताओ। द स्पिरिट ऑफ मैन हाइटन्स अंडर डिमांडिंग सर्कमस्टांसेस। डिमांडिंग सर्कमस्टांसेस जहां पे होती हैं वहां पे जोश और इंसान का बढ़ जाता है। मैन कैन अटेन द अनअटेनेबल, जो अनअटेनेबल है उसको भी मैन अटेन कर सकता है। ये तो खैर गलत हो जाएगा। जो अनअटेनेबल है आप उसको कैसे अटेन करोगे? ठीक है, या तो वो अनअटेनेबल है नहीं, ठीक है, और अगर वो अनअटेनेबल है तो आप अटेन करोगे कैसे? तो बी ऑप्शन तो हटा दो। सक्सेस इज नॉट ऑलवेज इल्यूसिव। सक्सेस जो होती है वो हमेशा बच नहीं सकती, ठीक है, हम उसको पा सकते हैं लेकिन ऐसे नहीं पा सकते, उसके लिए हमें निरंतर प्रयास भी करना चाहिए, जो कि सी ऑप्शन में मिसिंग है। एवरेस्ट कैन नॉट एड टू इट्स हाइट्स जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये राइटर का कमेंट नहीं था, ये एक जो क्या नाम आपका एक्सपीडिशन था उसका था, ठीक है, एक्सपीडिशन का जो लीडर था अनसक्सेसफुल उसका था। अगला देखो, इन द पैसेज क्रिसलिस ऑफ फेलियर मीन्स। क्रिसलिस ऑफ फेलियर का मतलब क्या है? फेलियर इन्वॉल्व्स अ क्लोज सिचुएशन फ्रॉम विच वन कैन नॉट एस्केप। Failure can be compared to pupa of the gold colored butterflies. Failure is a transitional state. Transitional का मतलब temporary, ठीक है। As an insect emerges in a different shape from chrysalis, so a human being turns different after every failure. ये आंसर। Failure is a transitional stage. Failure जो है वो transitional stage है, temporary stage है, ठीक है, वो परमानेंट नहीं है। आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो आप उससे सफल होकर बाहर निकलेंगे। एज एन इंस्टेक्ट एमर्जेस द। अच्छा एक मिनट मैंने ध्यान नहीं दिया बच्चों, छोटी सी गलती मेरे से हो गई। एक मिनट, यहाँ पे लिखा इन द पैसेज क्रिसलिस ऑफ फेलियर मींस। क्रिसलिस ऑफ फेलियर का मतलब क्या है? तो क्रिसलिस ऑफ फेलियर का मतलब तो खैर डी ही हो जाएगा। एज एन इंसेक्ट एमर्जेस इन अ डिफरेंट शेप्स फ्रॉम क्रिसलिस, सो अ ह्यूमन बीइंग टर्न्स डिफरेंट आफ्टर एवरी फेलियर। नहीं, ये सही है आपका, डी सही है। अगला देखो, द एक्सप्रेशन टीमिंग विद इन द पैसेज कैन बी रिप्लेस्ड विद। टीमिंग विद का मतलब होता है फुल ऑफ। टीमिंग विद का मतलब होता है फुल ऑफ, प्लेंटीफुल। अब हमें इन दिए गए 4 ऑप्शन में से वो ऑप्शन बताना है जिसका मतलब ये हो, अबाउंडिंग। अबाउंडिंग का मतलब होता है अबंडेंट, प्रचुर, ठीक है, बी ऑप्शन। The very style of the prose suggests that the writer intends the last sentence of the passage to be। ये जो पढ़ने का तरीका है, जो पैसेज है लिखा हुआ है, जिस स्टाइल में लिखा गया, उसको पढ़ने के बाद में आपको क्या लगता है कि जो राइटर है वो लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैसेज, लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैसेज समझ में याद आ रहा है किसी को? लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैसेज वो था जिसमें राइटर ये कहता है कि हर एक दिन जो है वो एक मतलब खुद को साबित करने के लिए एक अवसर लेकर आता है उन लोगों के लिए जो कि अलर्ट हैं, अवेक हैं और एस्पायरिंग है, ठीक है। पोएटिक, इंस्पायरिंग, वेग, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी टू द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैसेज क्या है? इंस्पायरिंग। वेग का मतलब होता है अनक्लियर, वेग का मतलब होता है अस्पष्ट, हेजी, तो वो तो खैर वैसे ही गलत हो जाएगा। इंस्पायरिंग है, वो इंस्पायर करने के लिए कि ऐसे लोग जो कि अलर्ट हैं, अवेक हैं और
जो कुछ करना चाहते हैं, एस्पायरिंग है, उनके लिए हर दिन एक नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है। अगला देखो, विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट फॉर सेटबैक। ये जो सेटबैक वर्ड है, इसके लिए इनमें से सबसे अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट क्या है? मतलब सेटबैक का एक तरीके से आपको सिनोनिम बताना है। सेटबैक का मतलब फेलियर, हार्ड चैलेंजेस, प्रोविजंस, कंप्रोमाइज। फेलियर, सेटबैक का मतलब है असफलता। तो बड़ा अच्छा रहा आज का सेशन, खूब तुम लोगों ने मौज भी ली, खूब अच्छे से पढ़ाई भी करी। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक खूब पढ़ो खूब पढ़ो। थैंक यू, बाय बाय।